हेलो फ्रेंड्स, आई एम तनीषा गंगराडे एंड यू आर वाचिंग टीजी एग्री। फ्रेंड्स, आज हम लोग जेआरएफ प्लांट साइंस 2021 के पेपर को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हम जेआरएफ के प्रीवियस ईयर पेपर को भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। हम इस पेपर में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे, साथ में उसके ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे, जो आपकी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बूस्ट अप करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Friends, now let's begin with the question number 1. Question number 1 is most commonly used enzyme for DNA manipulation include the following, and its option is nuclease, ligase, polymerase, kinase and helicase. तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले इन सभी ऑप्शंस का क्या करते हैं, फंक्शंस देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है, कट करने का काम करता है। हम जानते भी है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है लाइगेज। लाइगेज क्या करता है, जब जो दो कट पीस ऑफ रहते हैं डीएनए के, उसको बाइंड करने का काम कौन करता है, लाइगेज करता है, ठीक है। थर्ड वन इज पॉलीमरेज। हम जानते हैं कि पॉलीमरेज का क्या काम होता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनाने का काम कौन करता है, पॉलीमरेज, ठीक है। अब हम बात करते हैं काइनेज और हेलिकेज की। तो हम जानते हैं जब हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ी थी, तो ग्लाइकोलिसिस में फॉस्फोइनोल पायरुवेट से जब पायरुवेट बनता है तो किसकी प्रेजेंस में बनता है, काइनेज की प्रेजेंस में बनता है। और हेलिकेज का क्या फंक्शन होता है फ्रेंड्स, ये भी हम जानते हैं कि जब हम डीएनए का रेप्लिकेशन करते हैं तब वहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड किसकी हेल्प से टूटते हैं, हेलिकेज की हेल्प से टूटते हैं। तो आप यहाँ बात पूछिए कि बताइए कौन सा एंजाइम डीएनए मैनिपुलेशन में हेल्प कर रहा है। तो हमें समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस, लाइगेज एंड पॉलीमरेज। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3, दैट इज A, B and C only. Okay, now move to the next question. Question number 2. Colchicine is primarily obtained from which part of the plant? देखिए, colchicine ना मेनली कॉर्म एंड सीड्स से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। कॉर्म से कितना ऑब्टेन किया जाता है, हम 0.1 से 0.5% कॉर्म से ऑब्टेन करते हैं। वहीं पर 0.2 से 0.8% हम किससे ऑब्टेन करते हैं, सीड्स से, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 3. For estimation of mid-parent heterosis, the genotype included in the trials are. सबसे पहले हम मिड पेरेंट हेट्रोसिस देख लेते हैं, फिर इसके आंसर देख लेंगे। तो देखिए, मिड पेरेंट हेट्रोसिस में हम जानते हैं क्या होता है, जब P1 का क्रॉस P2 से होता है तो हमको F1 प्रोजेनी मिलती है। तो इस F1 प्रोजेनी को हम किससे कंपेयर करते हैं, मिड पेरेंट से कंपेयर करते हैं, ना कि किसी चेक पेरेंट से हम कंपेयर करते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, F1 हाइब्रिड, ठीक है। यहाँ पे F1 हाइब्रिड इसका आंसर होना चाहिए। फीमेल पेरेंट, ऑब्वियसली P1 पेरेंट जो होगा फीमेल, सेकेंड इज मेल पेरेंट। चेक वेराइटी और टॉप क्रॉस हाइब्रिड की यहाँ पर कहीं भी बात नहीं की गई है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन A, B एंड C। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज A, B एंड C ओनली, ओके। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following process cause losses of nitrogen from the cultivated soil? अब देखिए ऑप्शन क्या है, लीचिंग, वोलेटिलाइजेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, डीनाइट्रिफिकेशन एंड ग्रीन मैन्योरिंग, ठीक है। तो हम ये तो जानते हैं कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और ग्रीन मैन्योरिंग क्या करेंगे, वो तो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करेंगे। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, लॉस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को लॉस किसकी वजह से हो रहा है, तो वो हो रहा है लीचिंग की वजह से, वोलेटिलाइजेशन की वजह से और डीनाइट्रिफिकेशन की वजह से। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगर अब आपसे पूछा जाए कि लीचिंग की वजह से कितना होता है, तो वो होता है 8 to 10%, वोलेटिलाइजेशन की वजह से 10 to 12% और डीनाइट्रिफिकेशन की वजह से सबसे ज़्यादा लॉस होता है, कितना लॉस होता है, 60% लॉस होता है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि बताइए सबसे ज़्यादा लॉस किसकी वजह से होता है, तो वो होता है डीनाइट्रिफिकेशन वजह से, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. द जीनोटाइप ऑफ प्लांट इज कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल D स्मॉल d, ओके। The genes A and B are linked in coupling phase with a map distance of 10 centimorgan. The gene D is present in different chromosome. Under such situation, the frequency of ABD gamete
वुड बी। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं कि जो ए और बी है वो कैसे हैं, कपलिंग फेज में हैं, ठीक है। तो ये भी कपलिंग फेज में होंगे। इनके बीच में मैप डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमॉर्गन का है, मतलब इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी, 10% की होगी, ठीक है। अब यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट टाइप क्या बनेंगे, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए और कैपिटल बी, ठीक है। अब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 10% है, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे, 5% 5%, ओके। वहीं पे इनके जो पेरेंटल टाइप्स होंगे, इनके पेरेंटल टाइप्स क्या होंगे, इनके पेरेंटल टाइप्स होंगे ए बी और ए बी। वो कितने होंगे, 90% ओवरऑल होंगे ये दोनों 90%, क्योंकि 10% तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है जो कि न्यू वन है। और पेरेंटल टाइप कितने होंगे, वो होंगे 90%, तो 45% ये होगा और 45% ये होगा। अब वो क्या पूछ रहे हैं, सिचुएशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी डी गैमेट वुड बी, मतलब वो किसका पूछ रहे हैं, इसका पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अब आप आगे देखिए, तो कॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालना है तो y/100। अब ये यहाँ पे d है, अभी तक अपन ने डी गैमेट की बात करी क्या, नहीं। तो जब अगर ऐसा हो तो आप उसको किससे कर दोगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो इसका आंसर होगा 1/40। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आजकल एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द रिकमेंडेड मेथड फॉर सीड जर्मिनेशन टेस्ट इन मस्टर्ड इज टॉप ऑफ पेपर मेथड। आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, that is assertion and reason, okay. Assertion is, while allo infection increase disease incidence, auto infection increase disease severity. Reason is neither auto infection nor allo infection is sufficient to cause डिसीज एपिडेमिक, ठीक है। अब सबसे पहले एलो इन्फेक्शन और ऑटो इन्फेक्शन क्या होता है, तो देखिए जो हमारा प्राइमरी इन्फेक्शन होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, एलो इन्फेक्शन कहते हैं। और जो हमारा सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑटो इन्फेक्शन कहते हैं। तो हम जानते हैं जो प्राइमरी इन्फेक्शन क्या करता है, वो डिसीज़ का इंसिडेंस बढ़ाता है, और ऑटो इन्फेक्शन क्या करता है, डिसीज़ की सीवियरिटी बढ़ाता है, ठीक है। और यहाँ पे रीज़न क्या है, नाइदर ऑटो इन्फेक्शन नॉर एलो इन्फेक्शन इज सफिशिएंट टू कॉज एपिडेमिक्स। ऐसे कैसे हो सकता है, जब प्राइमरी इन्फेक्शन और सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, एपिडेमिक तो आएगा ही सही। तो ये रीज़न गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। डिपिस्कोलिनिक एसिड वो किसका होता है, वो होता है एंडोस्पोर में होता है। एंडोस्पोर में ये क्यों होता है, ये हीट के प्रति रेजिस्टेंट बढ़ाता है। और ये किस में होता है, ये होता है बेसिलस और क्लोस्ट्रीडियम में। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा हम जानते हैं वो क्या है, एक मॉलिक्यूल्स। हीट ले बाय लिक्विड को आप किसके थ्रू कर सकते हो, फिल्टर स्टेरिलाइजेशन के थ्रू। स्टीम अंडर प्रेशर क्या होगा, ऑटोक्लेव। तो अब इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 A2 B3 C1 और D4, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स इन द डेवलपमेंट ऑफ जीनोटाइप एंड रिलीज ऑफ क्रॉप वेराइटी। तो हम जानते हैं कि जब हमको एक क्रॉप वेराइटी बनाना है तो क्या करना है, सबसे पहले तो हम जीनोटाइप का डेवलपमेंट करेंगे। जीनोटाइप का डेवलपमेंट करने के बाद हम 1 साल का उसमें प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें मल्टी लोकेशन यील्ड ट्रायल। ये करने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले वैरायटी को आइडेंटिफाई करते हैं और लास्ट में हम क्या करवाते हैं, इसको हम लास्ट में करवाते हैं नोटिफिकेशन। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, सबसे पहले B, A, C, E एंड D। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, fermentation of cattle dung produce biogas which can be used for cooking and the slurry produced can be used as organic manure. Statement 2, इथेन इज द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। तो देखिए ये तो जानते हैं हम कि ये स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि जो बायोगैस है वो जो रहती है उसको हम कुकिंग करने में एज अ कुकिंग फ्यूल यूज़ करते हैं, और जो स्लरी बच जाती है उसको हम एज अ ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे क्या इथेन रिलीज होती है,
नहीं, यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होती है, यहाँ पे मीथेन गैस रिलीज होती है। तो आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Panama wilt of banana caused by Fusarium oxysporum forma specialicubens is an internationally known plant disease. Okay, अब यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिए। Gross Michael variety of banana A is susceptible to race 1. Gross Michael variety of banana is resistant to race 1. Cavendish variety of banana is susceptible to race 4. Cavendish variety of banana is resistant to race 4 and the last option is both Gross Michael and Cavendish are susceptible टू रेस 1। तो इसका आंसर होगा, इसका सही जो एप्रोप्रिएट पूछा है ना, तो इसका एप्रोप्रिएट क्या है, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट थर्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, दैट इज ए एंड सी ओनली, दैट इट इज ससेप्टेबल टू रेस 1 एंड susceptible to race 4 of Cavendish variety. Okay, now move to the next question, question number 12. मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। देखिए लिस्ट 1 में क्या है, हम जानते हैं ग्रो आउट टेस्ट किसके लिए होता है, मेनली विद द जेनेटिक प्योरिटी। ऑस्मोटिक स्ट्रेस टेस्ट किसके लिए, मतलब उसमें हम यहाँ क्या यूज़ करते हैं, पीजी एंड मैनिटोल का यूज़ होता है। वायबिलिटी टेस्ट से हम क्या करते हैं मेजर, उसकी अलाइवनेस ऑफ द सीड। और ब्रिक ग्रेवल टेस्ट से हम क्या करते हैं, टेस्ट फॉर द विगर ऑफ सीड। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। देखिए क्लोरोसिस विल बी शोन बाय मोसेक डिसीज ऑफ तंबाकू, हाइपरप्लेसिया विल बी शोन बाय क्राउन गॉल ऑफ रोज, एपिनास्टी विल बी शोन बाय बैक्टीरियल विल्ट ऑफ टमेटो, इडियोलेशन विल बी शोन बाय बेकने डिसीज ऑफ राइस एंड नेक्रोसिस विल बी शोन बाय फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14. Given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. तो देखते हैं assertion क्या है। In reciprocal recurrent selection, the two populations so developed can be used as synthetic variety. Reason क्या है उसका, in reciprocal recurrent selection, the GC of both the population is improved simultaneously. तो हम जानते हैं कि reciprocal recurrent selection में GCA simultaneously improve होता है, इसकी वजह से हम उसको as a synthetic variety यूज कर सकते हैं। तो both statement भी करेक्ट है और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आंसर इज ऑप्शन 1। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या है, Schleiden and Theodor Swan proposed the first two component of the cell theory and स्टेटमेंट 2 क्या है, Rudolf Virchow proposed the third component of the cell theory। ये हम जानते हैं कि पहले जो स्टेटमेंट किसने दिए थे, Schleiden एंड स्वान ने, और थर्ड स्टेटमेंट किसने दिया था, विर्चो ने। तो बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज करेक्ट। आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ओमाइसिटीज। तो ये क्या है, प्लाज्मोपोरा बिलोंग्स टू ओमाइसिटीज। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। रिकैल्सिट्रेंट सीड्स आर। तो रिकैल्सिट्रेंट सीड्स हम जानते हैं वो कैसे सीड्स होते हैं, मेनली उसमें कितना टेम्परेचर होता है, 8 से 10 डिग्री सेल्सियस उसमें टेम्परेचर दिया जाता है। उसके बाद उसमें स्टोरेज 12 डिग्री से, सॉरी जो उसका मॉइस्चर परसेंट है वो 12 डिग्री से कम होना चाहिए। ओके, और कितने समय के लिए रख सकते हैं हम, 20 से 30 या 30 से 50 साल के लिए हम उसको रख सकते हैं। अब यहाँ पे बात क्या की है कि ससेप्टेबल टू डेसिकेंट, ससेप्टेबल टू फ्रीजिंग, टॉलरेंट टू डेसिकेंट बट ससेप्टेबल टू फ्रीजिंग, टॉलरेंट टू फ्रीजिंग बट ससेप्टेबल टू डेसिकेशन, या फिर टॉलरेंट टू डेसिकेशन एंड फ्रीजिंग बोथ। तो हम जानते हैं कि रिकैल्सिट्रेंट दोनों चीज़ों से ससेप्टेबल होते हैं, वो हो डेसिकेशन या फ्रीजिंग, उन दोनों से ही कैसे होते हैं, ससेप्टेबल होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ए एंड बी ओनली। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर टू पेरीफेरी ऑफ द सेल। अब बताइए सेंटर में क्या होगा, सबसे पहले सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियोलस होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियोलस के बाद क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडी जुड़ी होती है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और आखिरी में क्या होगा हमारा सेल वॉल। तो अब देखो क्या है इसका आंसर, तो उसका आंसर होगा BCAED। आंसर इज ऑप्शन
2. Okay, now move to the next question. Question number 19. Given below are two statement. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. तो assertion क्या दिया है, फाइटोप्लाज्मा इज अ मोटाइल बैक्टीरियम. रीजन क्या है उसका, फाइटोप्लाज्मा इज ट्रांसमिटेड बाय लीफ होपर. तो हम जानते हैं कि फाइटोप्लाज्मा कोई मोटाइल बैक्टीरिया नहीं होता है, ठीक है, बट फाइटोप्लाज्मा लीफ होपर से जरूर ट्रांसमिट होता है. तो assertion वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत, और ये सही है. तो इसका आंसर क्या होगा, A is false but R is true. The answer is option number 4. Okay, now move to the next question. Question number 20. मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2. देखिए अल्केप्टोन्यूरिया एक ऐसी डिसीज होती है, ठीक है, तो अल्केप्टोन्यूरिया हम जानते हैं वो कैसी होती है, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ. ब्लड ग्रुप कैसा होता है, ब्लड ग्रुप तो बिफोर बर्थ पहले से ही डिसाइड हो जाता है, ठीक है. बैल्डनेस तो एक मेच्योर या जो बड़े हो जाते हैं तब आती है ना, तो अबाउट 20 to 25 ईयर्स आफ्टर बर्थ. और रिकेट्स कब आता है, अबाउट 1 ईयर आफ्टर बर्थ. तो ए का क्या आना चाहिए, ए का आएगा 3, ठीक है, बी का क्या आएगा, बी का आना चाहिए 1, सी का आना चाहिए हमारा 4 और डी का 2. तो देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 21. अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द फेज रेप्लिकेशन इन द करेक्ट सीक्वेंस. तो देखिए फेज रेप्लिकेशन सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा बैक्टीरियोफेज है वो आएगा, मतलब सबसे पहले क्या करेगा वो, सबसे पहले तो वो एड्जॉर्प्शन करेगा, उसके बाद क्या करेगा वो धीरे से क्या करता है, पेनिट्रेशन करेगा, ठीक है. पेनिट्रेशन करने के बाद क्या करता है वो रेप्लिकेशन और सिंथेसिस करता है अपने डीएनए का. उसके बाद क्या करता है वो फेज पार्टिकल का असेंबल करता है और आखिरी में तोड़ के वो कौन सी वेसेलाइटिक साइकिल में रिलीज हो जाता है. तो ऑप्शन क्या होगा, सबसे पहले वो आया, फिर उसने पेनिट्रेट किया, फिर उसने अपने आप को रेप्लिकेट किया, फिर उसने अपने आप को असेंबली करी ऑफ फेज पार्टिकल और लास्ट में उसने लाइसिस और रिलीज कर दिया. तो अब देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग है आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 22. Rafi Ahmed Kidwai Award is bestowed by CSIR to a scientist of repute for contribution in the field of agriculture. Statement 2. ICR Award Punjab Rao Deshmukh Women Agricultural Scientist Award annually. देखिए तो स्टेटमेंट 1 कैसा है वो गलत है और स्टेटमेंट 2 कैसा है वो सही है. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 23. Given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. अब assertion क्या है, plant disease symptoms need not harbor the pathogen propagules always. Reason क्या है, crown gall harbors agrobacterium tumefaciens. ठीक है, तो जो है हमको मालूम है कि हमारा जो एजर्शन सही है कि ज़रूरी नहीं हो कि जब प्लांट डिसीज़ के जो सिम्टम्स आए तो वहाँ पे आपको पैथोजन के प्रोपिग्यूल्स हमेशा वहाँ पर प्रेजेंट हो, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है भाई. और रीज़न क्या बोला इसमें कि क्राउन गॉल हार्बर्स एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस. तो जो हमारा रीज़न है वो पूरी तरीके से गलत है और जो हमारा एजर्शन का स्टेटमेंट है वो सही है. तो इसका आंसर क्या आएगा, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स. ओके, now move to the next question. Question number 24. Powdery mildew disease of crop plants are incited by. देखो तो जो पाउडरी मिल्ड्यू होती है ना वो किसके द्वारा होती है, वो कैसे होते हैं, वो फंगल बायोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है. वो क्या करते हैं, हम जानते हैं कि पाउडरी मिल्ड्यू कैसी डिसीज़ होती है कि वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारा लिविंग है उसी के ऊपर जाती है, ठीक है, वो मारती नहीं है, वो बहुत अच्छे से वहाँ पे रहते हैं. अगर आपको यहीं पे रस्ट का एग्जांपल आ जाता ना तो रस्ट भी क्या है, वो भी बायोट्रॉप है, वो भी वहाँ पे उसको अच्छे से रहते हैं, वहाँ पे उसको मारते नहीं है कि सेल्स को ही मार दिया या टिश्यूज़ की डेथ करवा दी, ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं होता है, ठीक है. तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25. Given below are two statement. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Assertion क्या है कि polycyclic disease are known to cause plant disease epidemic. Polycyclic disease inciting pathogen produce multiplicity of infections in short time. हम ये जानते हैं
कि पॉलीसाइक्लिक डिसीज़ क्या होती है भैया, प्लांट डिसीज एपिडेमिक क्रिएट कर देती है। हमने बहुत सारी ऐसे एपिडेमिक पढ़ा है, जैसे फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो आया था, ऐसे बहुत सारी हमें एपिडेमिक्स पता है, ठीक है। अब यहाँ पे उसका रीज़न क्या बोला है कि उनमें जो मल्टीप्लिसिटी होती है शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से तो वो एपिडेमिक कॉज करेगी, है ना। तो इसका आंसर असर्शन और रीज़न बिल्कुल सही है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब रीजन पूरी तरीके से असर्शन को एक्सप्लेन करता है। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन 1, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 26। मोस्ट ऑफ द एनर्जी इन द सेल इज लिबरेटेड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स व्हेन पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू शुगर, पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए, sugar is converted into pyruvic acid, glucose is converted into alcohol and CO2, या फिर pyruvic is converted into CO2 and H2O। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई ओनली। देखिए सबसे ज़्यादा एनर्जी कब लिबरेट होती है, जब पायरुविक एसिड काय में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 और H2O में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4, दैट इज ई ओनली, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। अब देखिए स्टेटमेंट 1 क्या है, इम्पोर्ट परमिट इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नीडेड टू इंट्रोड्यूस इन इंडिया एनी प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। स्टेटमेंट 2 क्या है हमारा, द इम्पोर्ट परमिट इज साइंड बाय द डायरेक्टर जनरल ICAR। देखिए हम जानते हैं कि जब कोई भी चीज़ कोई भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बिना फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट के हम कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें इंपोर्ट परमिट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और ये जो भी है वो किसके थ्रू रेगुलेट होता है, NBPGR के थ्रू रेगुलेट होता है। तो अब साइन भी कौन करेंगे, NBPGR के जनरल करेंगे, डायरेक्टर करेंगे, वो ICAR के डायरेक्टर क्यों करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि स्टेटमेंट 1 तो सही है पर स्टेटमेंट 2 गलत है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ओके, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 28, फिर से मैच लिस्ट विथ लिस्ट 2। अब देखिए ज़्यूरोम्यूरिन्स, हम जानते हैं कि ज़्यूरोम्यूरिन्स किस में होता है, वो किस में होते हैं, बैक्टीरिया में होते हैं। सेल की आउटर मेम्ब्रेन काय में नहीं होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। एल्गी फंगस का एसोसिएशन कौन शो करता है, लाइकेंस और फ्लेवेनॉइड्स, वो क्या इंड्यूस करता है, नॉट जीन्स। तो इसका आंसर बताइए, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। अब देखिए कहाँ है इसका आंसर, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 29, Which of the following statement are true while comparing prokaryotes and eukaryotes? तो देखिए अब हम कंपेयर करते हैं। Prokaryotes have 70s ribosomes, eukaryotes have 80s ribosomes। मतलब ये स्टेटमेंट तो हमारा सही है, ठीक है। सेकेंड इज न्यूक्लियर मटेरियल इज लीनियर इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। तब देखिए जहाँ भी है ना, पहले हम उस ऑप्शन को ही एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है। अब देखिए मियोसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूकैरियोट्स, ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। डी क्या है, जेनेटिक एक्सचेंज अकर इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। और लास्ट क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। देखिए अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत सिंपल स्टेटमेंट तो आपको बहुत इजीली आप एलिमिनेट कर सकते हो कि भैया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो सिर्फ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होती। तो ई भी कैसा है, एलिमिनेट करके भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसका आंसर क्या बचा, स्टेटमेंट ए, सी और डी, कि प्रोकैरियोट्स में 70 है, यूकैरियोट्स में 80 है। मियोसिस सिर्फ यूकैरियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जेनेटिक एक्सचेंज दोनों में होता है, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि अगर हमें क्वेश्चंस करना है तो हम एलिमिनेशन के थ्रू क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। फिर से हमारे पास आ गई लिस्ट। तो डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप किसने करी थी, हम जानते हैं कार्ल लैंडस्टीनर ने करी थी। डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया था, क्रिक वॉटसन ने दिया था, एंड विल्किंस ने। जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ मैक्सिकन वीट बॉर्लोग ने करा था। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट किसने बताए थे, बारबरा मिंगलेक्टन ने बताए थे। तो अब आप इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका आंसर होगा देखिए ए का 3 आ गया,
ठीक है, और बी का क्या है हमारे पास 2a का 3, बी का 2 मतलब सी का 4, डी का 1, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पे अब हमको फिर से दो कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ गए। स्टेटमेंट 1 क्या है हमारा, अमेरिकन ग्रेप वाइन रूट स्टॉक हेल्प द फ्रेंच फार्मर्स टू कंट्रोल रूट एफिड्स। स्टेटमेंट 2 क्या है, रूट एफिड रेजिस्टेंट अमेरिकन रूट स्टॉक वाज आल्सो रेजिस्टेंट टू ग्रेप वाइन डाउनी मिल्ड्यू। तो सबसे पहले हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, फिर हम इसका आंसर लगाएंगे। तो देखिए, जो नॉर्थ अमेरिका में रूट एफिड ने ग्रेप वाइन्स को बहुत ही ज़्यादा क्या करा था, अटैक किया था। फिर और ये मेनली ये हुआ का सबसे पहले ओरिजिन का हुआ, ये नॉर्थ अमेरिका में हुआ और ये कहाँ चले गया, ये फ्रांस में चले गया। तो फ्रांस में इसका बहुत ही ज़्यादा हमें अफेक्ट देखने को मिला था, इसलिए इसकी रेजिस्टेंट वैरायटी, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंट रूट स्टॉक कहाँ से आया था, वो भी कहाँ से आया था, यूएसए से आया था। ठीक है, तो अब हम स्टेटमेंट फिर से पढ़ते हैं। अमेरिकन ग्रेप वाइन रूट स्टॉक हेल्प द फ्रेंच फार्मर टू कंट्रोल द रूट एफिड्स। भैया अभी हमने स्टेटमेंट डिस्कस करा है, स्टेटमेंट 1 तो सही है। स्टेटमेंट 2 क्या है, रूट एफिड रेजिस्टेंट अमेरिकन रूट स्टॉक वाज आल्सो रेजिस्टेंट टू ग्रेप वाइन डाउनी मिल्ड्यू। दिस इज टोटली रॉन्ग, बिकॉज हम जानते हैं डाउनी मिल्ड्यू के लिए तो बॉर्डेक्स मिक्सचर था, तो फिर इससे इसको कंट्रोल नहीं किया था। तो अब हमें समझ में आ गया कि स्टेटमेंट 1 तो कैसा है, सही, पर स्टेटमेंट 2 कैसा है, गलत। तो आंसर इज ऑप्शन 3। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 32। एजर्शन देखिए, फिर से एजर्शन रीजन, ठीक है, देखते हैं इसको भी। एजर्शन क्या है, मैग्नेटिक सेपरेटर इन सीड प्रोसेसिंग यूनिट सेपरेट द सीड बेस्ड ऑन सीड सरफेस टेक्सचर एंड स्टिकीनेस ऑफ द सीड्स। ओके, रीजन क्या है भाई इसका, इंसेक्ट डैमेज एंड पार्शियली फील्ड सीड्स may appear to be same as the normal seed in shape and size but it varies in their specific gravity। देखिए ये दोनों स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है कि जो मैग्नेटिक सीड सेपरेटर्स होते हैं वो किस पे काम करते हैं, एक तो सीड सरफेस के टेक्सचर पर और दूसरा स्टिकीनेस पर। उसका अब और दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि वह इंसेक्ट डैमेज हो, पार्शियली फील्ड सीड हो, वो दिखेंगे तो सेम साइज के शेप के, पर उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटीज़ में चेंजेस होंगे, पर ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। Given below are two statements. Antibiotics are sterilized by bacteriological filters but not by heat. Reason क्या है, antibiotics are thermolabile liquids. Obviously देखिए, अब हम सबसे पहले हम रीज़न देखते हैं, फिर एजर्शन देखेंगे। एंटीबायोटिक्स हम जानते हैं कि जो एंटीबायोटिक्स, जो हमारे एंजाइम्स या जो हमारे ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये क्या होते हैं, ये थर्मोलेबाइल लिक्विड्स होते हैं। मतलब क्या होता है, हीट से बहुत ही ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं। इसकी वजह से हम उसको किससे स्टेरलाइज करते हैं, हम उसको बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर से करते हैं। ठीक है, हीट से कभी नहीं करते। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है और जो आर है, मतलब जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वर्टिसॉइल। वर्टिसॉइल तो हम जानते हैं ये कैसी सॉइल होती है, ब्लैक कॉटन सॉइल। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 35। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, a prototropic microorganism can derive all carbon requirements from the principal carbon source. Statement 2, an auxotropic microorganism require one or more growth factors in addition to the principal carbon source। देखिए ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। आंसर इज ऑप्शन 1। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। तो इसमें भी हमको दिया है मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। राइस, तो राइस हम जानते हैं कि जो राइस होता है उसका जो जीएमओ है वो विटामिन ए में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, टमेटो में हम पहले देख लेते हैं, फिर हम लास्ट में तंबाकू देखेंगे। टमेटो में शेल्फ लाइफ ज़्यादा है, याद है एक फ्लेवर सेवर करके वैरायटी बनाई थी। ठीक है, कॉटन जीएमओ हाइब्रिड, तंबाकू
फर्स्ट GMO। देखिए जो पहले आए ना और जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा श्योर हो, तो इसी क्वेश्चन में तो आप जिसके लिए बहुत ज़्यादा श्योर हो ना, आप उसको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि हमें इजीली हम उसको एलिमिनेट कर पाए। तो देखिए इसका क्या है, A का 3, B का 4, C का 2 एंड D का 1। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट assertion in lysogenic cycle the viral nucleic acid does not hamper the function of host bacterium. Reason: in lysogenic cycle the nucleic acid of phage gets incorporated into the host DNA and become a prophage acting as a gene. तो देखिए हम जानते हैं कि लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है, लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है कि जो हमारा बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है या जो भी हमारे वायरस का जो डीएनए है वो किसके साथ क्या बना लेता है, प्रोफेज बना लेता है। और ठीक है, और फिर वो क्या करता है, वहाँ पे रेप्लिकेट करता है, फिर वो उसके बैक्टीरिया के डीएनए को फंक्शन नहीं करने देता है। ठीक है, तो क्या इसका आंसर होगा, अब आप बताइए कि ये दोनों सही हैं, क्योंकि वो प्रोफेज बना लेता है उसके बाद ही तो वो उसको फंक्शन नहीं करने देता है। हाँ, तो इसका आंसर बताइए फिर क्या होना चाहिए, बोथ एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज। ये तो हम सब जानते हैं। द एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल दैट सेल यूज्ड फॉर एनर्जी इज ATP। ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड इज ऑटोट्रॉफ। ऑर्गेनल ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। मोटाइल इन्फेक्टिव प्रोपेग्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। देखिए जो निमेटोड्स होते हैं ना, उनके पास फ्लैजिला होता है, वो कैसे होते हैं, वो मोटाइल इन्फेक्टिव प्रोपेग्यूल्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। द इवेंट्स हैपनिंग ड्यूरिंग RNA प्रोसेसिंग आर कैपिंग at the 5' end, proofreading of the nascent mRNA, splicing of the introns, deadenylation और एडिशन। तो हम देखते हैं, हम जानते हैं कि जब RNA की प्रोसेसिंग होती है ना, तो सबसे पहले होती है उसमें कैपिंग। ठीक है, कैपिंग के बाद उसमें क्या होता है, एडिंग होती है, एंड लास्ट में क्या होता है, इसमें होती है स्प्लाइसिंग। तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या है, AEC। पर यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, AC, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, अगर आपसे पूछा होता है कि बताइए उसको ऑर्डर में जमाइए, तो ऑब्वियसली AEC आता, बट वो चूज द करेक्ट आंसर पूछ रहा है, तो ACEB उसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। इन C arginine DNA which is double stranded 10% of the bases are shown to be cytosine C based on these observation following were recorded। देखिए उन्होंने बोल दिया है कि साइटोसिन कितना है, 10%, तो ग्वानिन भी कितना होगा, हम जानते हैं 10% होगा। ठीक है, एडेनिन और थाइमिन कितना हो जाएगा, दोनों मिला के 80%। ठीक है, और 40% ईच। अब उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया, ग्वानिन 10% है, तो हाँ ठीक है, ग्वानिन तो 10% है। उसके बाद बोला एडेनिन आर 40%, तो हाँ ये भी सही है, एडेनिन आर 40%। थाइमिन 20% है, तो ये गलत ऑप्शन है, सी नहीं हो सकता। प्यूरिन्स आर 50%, तो हाँ प्यूरिन्स तो 50% है। प्यूरिन्स में क्या आता है, एडेनिन आता है, ग्वानिन आता है, दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 50%, सही है। प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स आर इक्वल। हम ये भी जानते हैं कि प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन है A, B, D एंड E ओनली। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। Given below are two statements, foliar plant pathogen produce pigmented and colored spore. Okay, reason क्या है, the dark pigmentation help the pathogen to adapt on foliar plant to withstand high radiations। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है और रीज़न पूरी तरीके से एजर्शन को एक्सप्लेन करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन A, ऑप्शन 1। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। अब बताइए राइस क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो हमारी ब्रेड व्हीट होती है ना, वो होती है हेक्साप्लॉइड, जो हमारा सीडलेस बनाना होता है वो होता है ट्रिप्लॉइड। राइस क्या होता है, डिप्लॉइड, और ड्यूरम व्हीट क्या होता है, टेट्राप्लॉइड। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, इसका आंसर हमारा इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, A3, B4, C1 एंड D2। ओके,
Now move to the next question, question number 44. In the Watson-Crick model of DNA, each turn of the helix is the length of 10 base pair. Reason क्या है? Each complete turn of the double stranded DNA helix is 3.4. तो हम जानते हैं कि जो हमारा DNA का जो मॉडल होता है, हम जानते हैं कि उसमें एक में कितने होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है। और दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में, ठीक है, मतलब वो जहाँ से टर्न हुआ है उसके बीच में तो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो रीज़न पूरी तरीके से गलत है। तो एजर्शन मतलब रीज़न का तो स्टेटमेंट ही गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3.4 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग कह दिया है उन्होंने। तो स्टेटमेंट 1 इज राइट और स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। तो ये A इज करेक्ट बट R इज नॉट करेक्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 45, मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2, ठीक है। 3 वे क्रॉस हाइब्रिड तो हम जानते हैं वो क्या होता है, इनब्रेड A इंटू इनब्रेड B इंटू इनब्रेड C। मॉडिफाइड सिंगल क्रॉस हाइब्रिड क्या है, ये है। डबल टॉप क्रॉस हाइब्रिड क्या होता है, इनब्रेड A इंटू इनब्रेड B इंटू ओपन पॉलिनेटेड। सिर्फ टॉप क्रॉस हाइब्रिड बोला तो इनब्रेड के साथ हम किसकी OPV का क्रॉस करवा देते हैं तो वो क्या है, टॉप क्रॉस। पर उसने डबल टॉप क्रॉस कहा है तो उसमें इनब्रेड A इंटू B फिर OPV, तो टॉप क्रॉस भी पूछा है तो अब बता ही दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 A3 B4 C1 एंड D2। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ठीक है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मीज रिसर्च तो हम वो जानते हैं कहाँ है, वो है लुधियाना में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट इज इन बारामती। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च इज इन हैदराबाद एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेट एंड बार्ले रिसर्च इज इन करनाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। In case of okra or bhindi, Abelmoschus esculentus seeds, the minimum % of pure seeds for certification is 99%, ठीक है। यहाँ फिजिकल प्योरिटी की बात कर रही है तो ओकरा में सबसे ज़्यादा फिजिकल प्योरिटी होती है, कितनी होती है, 99%। वहीं पे कैरेट में सबसे कम होती है, कितनी होती है, 95%। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। Plant pathogen can be detected and identified using ELISA and PCR. Okay, ELISA based detection is more useful for viral pathogen detection than bacterial. This is the correct one. Second is viral disease are more amenable for ELISA based detection than plant viruses. नहीं, this is not correct क्योंकि जो वायरल पैथोजन के लिए ELISA ज़्यादा बेस्ट होती है। Bacterial pathogen are more amenable for PCR based detection than plant virus. Bacterial pathogen are more amenable for PCR based detection than fungal pathogen. Phytoplasma is more amenable for PCR based detection than ELISA. ओके, तो सबसे पहले ए ऑप्शन तो आना ही चाहिए क्योंकि वो हमें मालूम है कि वो सबसे सही स्टेटमेंट है। तो देखिए ए के अलावा यहाँ पे और कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, ठीक है, ए एंड ई ओनली, ठीक है। आप इस तरह भी एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर आपको नहीं भी पता हो तो आप तब भी आप देखिए ना ऑप्शन में कहीं और कुछ दिया ही नहीं है तो उसका आंसर तो यही आएगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। On average, how many fragments would a restriction enzyme which recognizes a specific 5-base sequence in the DNA would produce from a double-stranded bacteriophage in the genome of size 5 to 5 to base pair is about 5. Now question number 50. Argemone mexicana किसका वीट होता है, तो वो होता है रेपसीड एंड मस्टर्ड का, ठीक है। जॉनसन ग्रास किसका होता है, सोरघम का। ओके, सिकोरियम इनोटाइबस किसका होता है, ल्यूसन का। और फेलेरिस माइनर वीट का। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51. Cis trans or complementation test result may be ambiguous if the mutations are dominant, there is intragenic complementation, the mutation belongs to different gene with a different phenotype, there is a polar mutation, there is a gene interaction. तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 that is A, B, D, E only. Okay,
नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। इक्रीसेट कहाँ है? तो इक्रीसेट हम जानते हैं कहाँ है, पतंजलि में। ओके, क्यू बॉटनिकल गार्डन है लंदन में, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है चेन्नई में, और प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स अथॉरिटी कहाँ सिचुएटेड है? न्यू दिल्ली में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। अब देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन अकर्स इन द स्ट्रोमा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। हम जानते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहाँ होती है? वो होती है थाइलेकॉइड्स में, और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहाँ होती है? स्ट्रोमा में। तो ये क्या है? दोनों ही गलत स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। आंसर इज ऑप्शन सेकेंड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 54। सिंगल क्रॉस हाइब्रिड कैन बी यूज फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस। तो सबसे पहले सिंगल क्रॉस हाइब्रिड किसके लिए यूज किया जाता है? डेवलपमेंट ऑफ 3-वे क्रॉस हाइब्रिड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ कंपोजिट वैरायटी आ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ पे कंपोजिट वैरायटी में तो हम सुपीरियर जीनोटाइप वाले क्या करते हैं, उसको प्लांट्स को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं सीड्स को, तो उससे हमारी कंपोजिट वैरायटी है। यहाँ पे कहीं भी सिंगल क्रॉस का कोई जिक्र नहीं होता है। इससे हम डेवलपमेंट ऑफ डबल क्रॉस भी बना लेते हैं, हम प्रेडिक्शन भी करते हैं डबल क्रॉस हाइब्रिड का, और बैक क्रॉस जनरेशन भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा? ए, सी एंड डी ओनली। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 55। द गैस यूज इन डीलिंटिंग ऑफ कॉटन सीड। देखिए अगर गैस की बात करें ना तो वो ड्राई HCl होती है, वहीं पे अगर केमिकल्स की बात करें, लिक्विड फॉर्म की बात करें, तो वो सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या है? प्री 1940 जीन वर कंसिडर्ड टू बी लाइक बीड्स ऑन स्ट्रिंग एंड नॉट डिविजिबल। Statement 2, in 1940 C.P. Oliver proved that the genes are divisible। देखिए जो मॉर्गन ने जो लिंकेज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज दिया था ना, तब उन्होंने बताया था कि जीन कैसे होते हैं, बीट्स ऑन स्ट्रिंग का जैसा उनका स्ट्रक्चर होता है, वो डिविजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, पर जब ग्रीन एंड ओलिवर ने 1940 में उन्होंने एक इंट्राजेनिक रिकॉम्बिनेशन टेस्ट किया था, जब उन्होंने पता पड़ा था कि जो जीन्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, डिविजिबल होते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो सेसबेनिया रोस्टेटा, ग्रीन मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट, अर्थवर्म। हिट्रोसिस्ट किस में हमें देखने को मिलता है? तो वो हमें मिलता है एनाबेना में। जितने भी हमारे जो भी साइनोबैक्टीरियाज होते हैं उसमें हिट्रोसिस्ट होता है, और सिस्ट स्टेज किस में मिलती है? एजेटोबैक्टर में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, A3, B4, C2 एंड D1। ओके, क्वेश्चन नंबर 58। The electrical conductivity EC test in seed testing gives a clear indications of integrity of cell membrane. Answer is option number 3. Okay, now move to the next question, question number 59. Given below are two statement. Assertion क्या है? DUS trial distinctive uniformity and stability trial में क्या होता है? number and nature of varieties largely determine the use of experimental design. Randomized incomplete block design is the most used experimental design in DUS trials। देखिए तो जो randomized कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन होती है ना, RCBD, ये मेनली यूज़ किया जाता है डस्ट टेस्ट के लिए। ठीक है, और जो रैंडमाइज्ड इनकम्प्लीट ब्लॉक डिज़ाइन होती है ना, जहाँ पे इसकी बात करिए, जो जिस चीज़ की बात करिए, वो मेनली एग्रोनॉमिकल कैरेक्टर्स के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अब सीधे सीधे हमें समझ में आएगी कि आर स्टेटमेंट तो गलत है, पर ए वाला कैसा है? सही है। तो आंसर क्या होगा? ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 60। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन टू जीन इज अफेक्टेड बाय। देखिए फर्स्ट क्या है? कपलिंग एंड रिपल्शन फेज ऑफ लिंकेज। देखिए ये कभी भी रिकॉम्बिनेशन में अफेक्ट नहीं करती। सेकेंड इज ए सिनेप्सिस एंड डी सिनेप्सिस। थर्ड इज लोकेशन ऑफ द जीन्स विथ रेस्पेक्ट टू द सेंट्रोमियर, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ द जीन। तो मेनली ए सिनेप्सिस, डी सिनेप्सिस, जीन का लोकेशन और डिस्टेंस ही लिंकेज को, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सी एंड डी ओनली। ठीक है, यहाँ पे 1 नहीं आएगा। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61।
Given below are two statements. Presence of objectionable weed seed reduce the physiological quality of seed lot. Statement 2, seed of objectionable weed have same shape and same size as the main crop seed. अब आप मुझे बताइए कि ऑब्जेक्शनेबल जो वीड होते हैं क्या वो किसी की फिजियोलॉजी को खराब कर सकते हैं? नहीं, कभी भी वो उसकी फिजियोलॉजी को रिड्यूस नहीं करते, पर हाँ वो ज़रूर है कि वो सेम सेज और जो सीड का सेम साइज और शेप के होते हैं. तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स और स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. ठीक है. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. आपके एग्ज़ाम के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. इसका पार्ट 2 हम जल्द ही अपलोड करेंगे. पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको हमारा डिस्कशन पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आपकी कोई भी कमेंट हो, आपकी कोई भी क्वेरीज हो, तो आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और अदर सोशल प्लेटफॉर्म पर पूछ सकते हैं. अब हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, पर उससे पहले स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी. थैंक यू.